नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। कल की क्लास में थोड़ी गड़बड़ी थी, उसमें आवाज़ 31 मिनट के बाद गुम हो गई थी, लेकिन फिर हमने सुधार लिया उसको। तो वो 2-3 मिनट का गैप है, छूटा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने फिर से समझाया था उसे। आज जो क्लास शुरू करेंगे हम, वो क्लास का टॉपिक होगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। और अधिकतर एग्ज़ाम में इस सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस ज़रूर पूछ जाते हैं, एग्जामिनर ज़रूर पूछता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम बहुत ही प्यार समझेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं, जैसे क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम हमारे कंसेप्ट पर आधारित हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे समझ पर आधारित हैं। अगर हम सोलर सिस्टम का बनना, उसका किस तरह से उसके प्लैनेट ग्रह हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, कहाँ ताप है, कहाँ गैस कौन सी है, ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं यदि हमें रियल में कंसेप्ट का पता हो। अगर कंसेप्ट का पता नहीं है फिर तो फैक्चुअल बन जाता है, बुकिश बन जाता है, और हम लोग उसे लाइन वाइज लाइन याद करते हैं। उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें दिमाग को अधिक लोड लेना पड़ता है। तो इसलिए समझेंगे, प्रत्येक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ सभी क्वेश्चंस उससे हल हो जाएंगे। जहाँ तक सोलर सिस्टम की बात है, मैं लिख रहा हूँ, हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक का नाम है सौर परिवार, या इंग्लिश में इसे हम सोलर सिस्टम कहेंगे। लेकिन इस बात को समझने से पहले हम थोड़ा क्या समझते हैं कि जो ये सब कुछ देख रहे हैं हम, आकाश दिखाई पड़ता है, यह आकाश किस तरह का है, इस आकाश में क्या है, क्या ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वर्ड, आकाश गंगा वर्ड, या और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कई बार अंतरिक्ष यूज़ करते हैं। तो इन सही बातों को समझते हैं हम, सबसे पहले सबसे बड़ी कंसेप्ट उठाते हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इंग्लिश में इसे कॉस्मोस कहते हैं। जहाँ तक आज तक की रिसर्च है, उसमें ब्रह्मांड को अनंत बताया गया है, इनफाइनाइट। इसका कोई आर और पार नहीं है। फिर हम समझें कि क्या एक कमरे की तरह है ब्रह्मांड? नहीं, ये किसी दीवार से घिरा हुआ नहीं है। ब्रह्मांड एक खाली स्थान है, एक गैप है, और इस गैप में, इस खाली स्थान में ही आकाश गंगाएं हैं और बहुत सारे तारे हैं। क्या देखते हैं हम? तो ब्रह्मांड क्या हुआ? सबसे बड़ी संरचना,
सबसे बड़ी संरचना है। इसके बाद वर्ड आता है आकाश गंगा, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं गैलेक्सी, आकाश गंगा। और फिर तीसरा वर्ड आता है, हम देखते तारा, और फिर जो स्टार होता तारा, उसी का एक परिवार होता है। क्या होता है? इसकी फैमिली होती है तारे की, और इसे बोलते हैं तारे का परिवार। यानी कि हमारे टॉपिक का नाम था सौरमंडल, सौर परिवार। सौर मीन्स सूर्य, और परिवार परिवार सूर्य परिवार। तो इस टॉपिक से ही अंदाज़ा लग रहा है कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि फैमिली तारे की होती है। तो इसका मतलब क्या है? सूर्य तारा है और उसका ये परिवार है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड के विषय में कोई ख़ास बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि ख़ास बात है भी नहीं और क्वेश्चन भी ख़ास नहीं आते। लेकिन ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है या ब्रह्मांड में सिकुड़न है, यानी कि ये स्प्रेडिंग हो रहा है या फिर ये श्रिंकिंग हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इसकी खोज के लिए भी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है डॉपलर इफ़ेक्ट, डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव, हालांकि डॉपलर एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने प्रकाश के बारे में इसे बताया था, लेकिन बाद में ध्वनि में भी इसको जोड़ा गया। और इस प्रभाव के द्वारा हम ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी लेते हैं। तो बस मैं यहाँ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, केवल एक ही बात यहाँ मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मांड का विस्तार है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। इसकी जानकारी किससे प्राप्त करते हैं हम? डॉपलर प्रभाव से इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है आकाशगंगा। अब ब्रह्मांड के अंदर अगर हम सबसे बड़ी संरचना ब्रह्मांड देखें, तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ऐसा बताया जाता है कि लाखों आकाशगंगाएं हैं। तो हम खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, जिसके अंदर लगभग 1 लाख तो आकाश गैलेक्सी हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? आकाशगंगा क्या है, इसके विषय में थोड़ी सी हम एक चित्र से बात करते हैं। सपोज ये ब्रह्मांड है, हालांकि ब्रह्मांड किसी दीवार से घिरा हुआ नहीं है, तो मैंने घेर दिया समझाने के लिए। ये ब्रह्मांड है। अब इसमें आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा में क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा या सर्पिलाकार, जैसे सांप चलता है, इस तरह की ये पूरी संरचना क्या है? आकाशगंगा। और जो मैंने डॉट डॉट किए इसमें, ये सब तारे हैं, ये सब स्टार हैं। ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं किसमें हैं? हमारे ब्रह्मांड में हैं। मैंने दिखा दिया है आपको समझाने के उद्देश्य से कि ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और इनमें बहुत सारे तारे हैं। तो देखिए, लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं जो हम देख पा रहे हैं। इसमें एक, अब यदि हम पर्टिकुलर किसी एक आकाशगंगा को उठाते हैं, तो उस एक आकाशगंगा गैलेक्सी में लाखों तारे हैं, लाखों स्टार।
अब देखिए, लाखों गैलेक्सी, उनमें लाखों स्टार, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। खुद समझ रहे हम लोग ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब हम आकाश गंगा की परिभाषा लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम नोट करेंगे आकाश गंगा, इंग्लिश में गैलेक्सी। क्या परिभाषा होगी इसकी? होगी परिभाषा, वह संरचना जिसमें लाखों तारे पाए जाते हों, लाखों तारे पाए जाते हों। अब क्या होगा भैया, ये तो परिभाषा हुई। अब आकाश गंगा विशेषताएं क्या हैं? एक बात तो ये कि लाखों तारे हैं। दूसरी बात में देख रहे हैं क्या कि आकाश गंगा टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मतलब तारों का समूह है और उसमें टेढ़ी मेढ़ी है वो। तो पूछेगा आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, तो आंसर आएगा सर्पिलाकार, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। तो मैंने यहाँ लिखा, आगे यहाँ लिख दिया है आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार, जिगजैग, सर्पिलाकार होती है। क्वेश्चन हुआ पूरा। अब इसके बाद क्या आया, क्वेश्चन अगला आया, जिस आकाश गंगा में सूर्य है, मान लो यहां है, तो इस आकाश गंगा का नाम क्या है भाई? यानी इट मीन्स हम जहां रहते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे। इंग्लिश में क्या है? मिल्की वे। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है। ये भी क्लियर हुआ। यहाँ से यही 2-3 क्वेश्चन पूछता है आकाश गंगा से। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं नक्षत्र। एक वर्ड यूज किया हमने, क्या? नक्षत्र। अब जो नक्षत्र का अर्थ है तारों का समूह, लेकिन तारों का समूह तो आकाश गंगा भी है। फिर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, एक सिस्टमैटिक, एक क्रम से, एक व्यवस्था से। यदि तारे व्यवस्थित रूप में हैं तो वह नक्षत्र है, या इसे बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल कहें हम लोग या नक्षत्र कहें, तारामंडल। क्या परिभाषा हुई? तारों का व्यवस्थित क्रम, ये भी कंप्लीट है। और समझते हैं थोड़ा सा हमने देखा है
कि कई बार अपने पूर्वजों से, अपने बड़े लोगों से, या कुछ लोगों ने बुक्स पढ़ी हों तो उन्होंने सुना होगा कि आकाश में कुछ नक्षत्र हैं, जैसे सप्त ऋषि मंडल। आप देख रहे हो सप्त ऋषि मंडल। जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो बिल्कुल उत्तर की तरफ थोड़ा मिड में, बीच से थोड़ा नॉर्थ में देखते हो 7 तारे हमें एक साथ दिखाई देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सप्त ऋषि मंडल। इसका मतलब क्या है? वह नक्षत्र है ना, उसकी आकृति कैसी होती है देखना आप। आज इस तरह से 4 तारे हैं, फिर ये ऐसे चले गए हैं, 4 के बाद 3 तारे आगे चले गए हैं। ये एक संरचना हमको आकाश में दिखाई पड़ती है और जिसका नाम है सप्तऋषि मंडल। तो मुझे नहीं लगता अब कि शायद अब आप लोगों को नक्षत्र समझ में ना आया हो। अब समझ में आ गया होगा कि हाँ ये नक्षत्र है। अब इसके बाद अब देखते हैं तारा क्या है भाई। तारा, अब तारा संरचना स्टार। तो तारे की परिभाषा दी गई, वह आकाशीय पिंड, वह आकाशीय पिंड वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से स्वयं यानी खुद स्वयं चमकता है। यानी इसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती कि इसे कोई और चमकाए, ये खुद चमकता है। सेल्फ ल्यूमिनस, इंग्लिश में क्या वर्ड है? सेल्फ ल्यूमिनस। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बल्ब है, जल रहा है, या एलईडी है, ट्यूबलाइट, जो भी आप मान सकते हो, और एक रखा शीशा। तो दूर से देखने पर हमें शीशा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि देखिए शीशा में खुद का प्रकाश नहीं है। अगर हम बल्ब बंद कर देंगे तो शीशा भी चमकना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या बात समझ में आई? हम ये समझ पाए, हम ये समझ रहे हैं कि जो तारा है वो बल्ब की तरह है, खुद चमक रहा है। वह शीशे की तरह नहीं है कि जिसे किसी और का प्रकाश चाहिए। इसे अपना ही प्रकाश इसमें खुद उत्पन्न होता है और उससे चमकता है। तो क्या परिभाषा हुई? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकता है, तारा कहलाता है। ये तो बात सही है। अब चंद्रमा देख रहे हैं हम लोग। अब मुझसे कहो आप, भैया चंद्रमा चमकता है, मंगल चमकता है। तो देखिए चंद्रमा मंगल सब शीशे की तरह है। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये उस प्रकाश को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करते हैं एक शीशे की तरह। और जब कोई वस्तु प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली वो चमकेगी। तो इसका मतलब ये सूर्य ही है जो सबको चमका रहा है। इसलिए सूर्य ही क्या है? एनर्जी का स्रोत है। जिस दिन सूर्य बंद हो जाएगा, चंद्रमा तो अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सूर्य चमकना बंद हो गया तो काम चल जाएगा चंद्रमा से। काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है
सूर्य से ही चमकते हैं ये। अब यह क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पर क्या क्वेश्चन हुआ, पूछेगा एग्जामिनर कि तारा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हुआ वह पिंड जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकता हो। नंबर 2 क्वेश्चन, सूर्य क्या है, तो ऑप्शन में मिला सूर्य तारा है, क्योंकि अपने प्रकाश से स्वयं चमक रहा है, चंद्रमा तारा नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन कि इसके चमकने का कारण क्या है, आखिर वहाँ आग कैसे लगी हुई है, आखिर वहाँ क्या है जिसकी वजह से आग की लपटें निकल रही हैं और जिसकी वजह से जल रहा सूर्य है। तो यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें समझना भी चाहिए इसे कि क्या है। देखिए, हम लोग घरों में जलाएं कोयला लकड़ी चमकेगी, लेकिन वहाँ कोयला लकड़ी कुछ नहीं है ऐसी कि आपको जी कोयले की खान जल रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, हम यहाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सहारा लेंगे और उसमें 2 क्रियाओं को पढ़ेंगे हम लोग, जो अक्सर आप पढ़ते पहले आए हो। एक होती है नाभिक के संलयन, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होती है नाभिक के विखंडन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। अधिकतर इन क्रियाओं को हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, जहाँ हम रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ते हैं। तो नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन। अब हम क्या देखते हैं इसमें आगे, देखिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर तारा लिखा मैंने, तो सूर्य क्या है, तारा हुआ इस अर्थ में। अब इसका क्या हुआ, सूर्य चमक क्यों रहा है या कोई भी तारा क्यों चमकता है, यानी मैं लिखा तारा के चमकने का कारण, चमकने का कारण ये है। अब क्या कारण है, मैं इसके लिए 2 किरण ले रहा हूँ आपको। नंबर 1, नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है, पढ़ा होगा आपने रेडियो एक्टिविटी में, यदि हम 2 छोटे छोटे परमाणु के नाभिकों को मिलाते हैं बाय प्रेशर एंड बाय टेम्परेचर द्वारा, तो इनसे क्या होता है, एक बड़ा नाभिक बन जाता है। और बड़ा नाभिक बनने के बाद प्लस में कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है। जो ये नाभिक बना, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। जो ये न्यूक्लियस बना, इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो एनर्जी निकली इससे मतलब है। जब ये एनर्जी जुड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो यह लपटों के रूप में बाहर निकलती है। अब आता नाभिक के विखंडन, नंबर 2 क्रिया जो परमाणु बम में होती है। नाभिकीय विखंडन, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसमें क्या होता है, एक बड़े परमाणु को जब वह 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, तो तब भी एनर्जी निकलती है। यहाँ नाभिक के विखंडन में बड़ा नाभिक टूटा किस में, 2 छोटे छोटे में, लेकिन एनर्जी निकली तब भी। नाभिक के संलयन में क्या हुआ, जुड़ने में क्या हुआ, 2 नाभिक जुड़े, 2 न्यूक्लियस, बड़ा बना, तब भी एनर्जी निकली। क्रिया चाहे जौन सी हो, नाभिक के संलयन हो, नाभिक के विखंडन हो, दोनों में ही एनर्जी निकलती है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि नाभ की संलयन अभिक्रिया कहाँ कहाँ होती है। आम जीवन में इसका कहाँ प्रयोग किया गया, क्वेश्चंस यहाँ से आ जाता है अक्सर। तो हम उसे देखते हैं। पहले हम देखते हैं नाभ के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभ के संलयन दो छोटे नाभिकों का जुड़कर बड़ा बन जाना, एनर्जी बाहर निकलना। क्या एग्जाम्पल हैं इसके नाभ के संलयन के? एग्जाम्पल्स, जितने भी तारे हैं, तारा का चमकना, यानी कि तारा जो चमकता है वो इसी कारण चमकता है, इसका मतलब वहाँ पर नाभ के संलयन अभिक्रिया हो रही है। सूर्य क्या है? तारा है, तो वहाँ भी कौन सी क्रिया हो रही है? नाभिकीय संलयन। अब दूसरा उदाहरण जो आजकल का है, आपने सुना होगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है वो इसी अभिक्रिया से बनाया जाता है। किससे? नाभ के संलयन से। तो इन दोनों पर ही क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। कई बार पूछता है कि सूर्य के चमकने का कारण क्या है, तो आपका आंसर है नाभ के संलयन अभिक्रिया। और पूछता है हाइड्रोजन बम में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो तब भी आपका आंसर नाभिकीय संलयन। अब सूर्य में क्या है या अंतरिक्ष में क्या है? देखिए, हम देखते हैं अंतरिक्ष। इस अंतरिक्ष में अगर गैस की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है भैया? हाइड्रोजन। इसका मतलब सूर्य की बात करें दी हम, तो सूर्य में भी लगभग 70% क्या है? हाइड्रोजन है। और हमने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स कौन कौन से? मैंने लिखा यहाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नाम क्या क्या उनके? देखिए, नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटीरियम और नंबर 3 ट्राइटियम। अगर हम इन्हें कहें 1H1, 1H2 और 1H3, हम क्या देखते हैं इसमें कि है तो हाइड्रोजन ही। 1H1 इधर क्या है? परमाणु क्रमांक या एटम नंबर। ये क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो समस्थानिक की परिभाषा होती है जिनके परमाणु क्रमांक समान हों, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, तथा परमाणु भार, एटॉमिक वेट क्या हो? भिन्न भिन्न, अलग अलग हों। 1, 2, 3 क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। इन्हें बोलते हैं समस्थानिक। इसका मतलब सूर्य में क्या है? अगर हम सूर्य की बात देखते हैं तो वहाँ ड्यूटीरियम, इसे D2O कहते हैं खास तौर पर, यानी कि 1H2 + 1H2
यदि दो नाभिक क्रिया करेंगे तो बनता 1 1 2 2 2 4 और प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? हाइड्रोजन ने क्रिया की है ड्यूटेरियम ने और क्या बना दिया है? हीलियम। क्या बनाया ये हीलियम। तो इसका मतलब सूर्य में क्या है? 70% हाइड्रोजन और बाकी बची हुई हीलियम है। थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ अन्य गैस भी हैं। ये सूर्य का कंटेंट है। सूर्य इसी अभिक्रिया से चमकता है। अब क्या खास बात हुई? अब खास बात ये हुई कि इसका मतलब सूर्य या कोई भी तारा है तो उसका ईंधन तो हाइड्रोजन हुआ। जब ईंधन हाइड्रोजन है तो लगातार कर रहा क्रिया ये। एक दिन वो आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली बात है क्रिया बंद हो जाएगी और तारा क्या हो जाएगा? ख़त्म। तारा डेड हो जाएगा। तारा मृत हो जाएगा। ऐसे मृत तारे आकाश में बहुत हैं। क्या सूर्य ख़त्म होगा? निश्चित ख़त्म होना है, क्योंकि सभी तारों का ऑलमोस्ट अगर देखते हैं तो ये बताया गया है कि तारे की लाइफ लगभग 5 अरब वर्ष होती है, 5 बिलियंस। लेकिन सूर्य की एज कम है अन्य तारों के मुकाबले और इसकी एज 4.5 4.5 अरब वर्ष है। इसका कारण बताया गया क्योंकि सूर्य अन्य तारों से अधिक चमक रहा है और इसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है, इसलिए ईंधन अधिक मात्रा में समाप्त हो रहा है। तो देखिए अब कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन पूछता है तारे की एज कितनी होती है, फिर पूछता है कि सूर्य की एज कितनी है, फिर एक बड़ा सवाल बना यहाँ पर तुरंत ही कि तारे जो देखते हैं हम लोग तो तारों के रंग अलग अलग होते हैं। कई बार कोई तारा बिल्कुल वाइट होता है, एकदम सफ़ेद चमकता है। कुछ तारे हल्के लाल रंग के होते हैं। तो देखिए ये भी कारण है। अब इसका मतलब क्या है कि तारे का अधिक चमकना। अगर सवाल आए कि तारा अधिक चमक रहा है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ओबिल साधारण बात है, आप जान रहे हो कि वो तेज जल रहा है, रिएक्शन फास्ट हो रही है उसमें। इसका मतलब तापमान क्या है वहाँ का? अधिक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा कि तारे के चमकने का जो अधिक चमकने का कारण क्या है? उसका तापमान। तारे के जो कलर है वो डिपेंड करता है उसके तापमान पर। बात क्लियर हुई? मैं इन सभी क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इन्हें नोट कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है तारा की एज या उम्र कितनी है भैया? 5 अरब वर्ष। अब आई सूर्य की एज, सूर्य की उम्र कितनी? 4.5 अरब वर्ष कम है। क्वेश्चन अगला, तारा का रंग किस पर निर्भर करता है?
तो आंसर मिला हमको इसका यहाँ तापमान पर। किससे मिला आंसर? तापमान पर। देखिए ये क्वेश्चंस हुए। अब मैंने बताया तारा मृत हो जाता है, तो तारा मृत होता है, एक तारा मृत है, डेड है, एक तो ये घटना, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है, ना हमें ना एग्जामिनर को। लेकिन एक मृत तारा क्या बन जाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल, इससे हमको लेना देना है। यहीं से क्वेश्चन आता है, जो ब्लैक होल है फिर ये क्या संरचना है? देखिए वैसे तो मैंने जब ऑफलाइन क्लास है उसमें बाय मैपिंग समझाया हुआ है इसको, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसके लिए। देखिए कुछ बड़ी अजीब सी घटनाएं घटी आकाश में। कुछ ऐसे यान, अंतरिक्ष यान आकाश में गए कि जो लौट कर वापस नहीं आए, उनका संपर्क टूट गया। वो कहाँ गए, ये एक बड़े रहस्य की बात हुई। बाद में वैज्ञानिक रिसर्च हुई, उन्हें बताया गया कि आकाश में कुछ ब्लैक होल पाए जाते हैं और जिनकी आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन फोर्स इतनी अधिक होती है कि वे प्रकाश को भी सोख लेते हैं। इमेजिन कीजिए, ओहो कितनी बड़ी बात भाई, प्रकाश को भी सोख लिया, यानी प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो कितनी बड़ी अट्रैक्शन फोर्स होगी। जैसे देखिए हम सिंपल सी बात देखते हैं, हम किसी का फ़ोटो खींचते हैं। जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो खींचने की थ्योरी क्या है? उसकी थ्योरी है हमने उस पर लाइट दी या उस पर कोई किरण वेव्स छोड़ी, वो वेव्स टकराएंगे उससे और टकरा कर वापस आ जाएंगे। तो उसकी छाया, जो इमेज है, वो हमारे कैमरे में कैद हो जाएगी। यानी कैमरे ने प्रकाश छोड़ा, प्रकाश वस्तु से टकराया, वापस कैमरे पर आया, तो क्या बन गया? चित्र बन गया। अब मैं पूछूं आपसे, क्या हवा का फ़ोटो खींच सकते हो आप? नहीं। क्यों नहीं खींच सकते? कैमरे से प्रकाश गया और चला गया, बस टकरा के वापस ही नहीं आया। और जब तक वापस नहीं आ सकता हम उसकी इमेज नहीं बना सकते। इसका मतलब कैमरा फेल हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं, यही सेम घटना ब्लैक होल की है। यदि हम ब्लैक होल का फ़ोटो खींचना भी चाहें तो नहीं खींच पाएंगे। वजह क्या है कि हमने उस पर प्रकाश छोड़ा उसका चित्र लेने के लिए, लेकिन ब्लैक होल ने उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, वापस जाने ही नहीं दिया। जब वापस नहीं गया तो रिजल्ट क्या आया? चित्र नहीं बनेगा। इसलिए आज तक बड़ी समस्या ये रही कि हम आकाश में ब्लैक होल का पता नहीं लगा पाए कि कौन ब्लैक होल कहाँ है। इसी वजह से अब ये सब क्यों हो जाता है? देखिए तारा की बहुत सारी स्टेज होती हैं, अवस्थाएं। जैसे आदमी हैं, पहले बच्चा होता है, बच्चा भी छोड़िए, पहले होता है वो इन्फेंट बेबी, फिर बेबी होता है, फिर चाइल्ड होता है। आप देख रहे हो बड़ा फर्क है इन शब्दों में। शिशु है, नवजात शिशु है, शिशु है, बच्चा है, फिर वो जवान होता है, यौवनावस्था है, फिर बुढ़ापा है। तो ऐसे ही तारे की अवस्था भी हैं।
जब तारा बनता है, स्टार्ट होता है बनना, तो यह धूल, वायु और गैस के कणों से मिलकर बनता है। एक ऐसी संरचना जिसमें निहारिका नेबुला हो, जिसमें वायु के बादल से हों, उससे बनता है। इसे बोलते हैं प्रोटोस्टार। फिर इसके नाभिक में आकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे तारा चमकने लगता है। तो फिर आगे ये वाइट ड्वार्फ, रेड गेंट, पल्सर, न्यूट्रॉन तारा, इस तरह के नाम जान जाता है। हालांकि अगर आपको इसको देखना है तो मैं ऑफलाइन क्लास में मैप से पढ़ाता हूँ, तो उसमें ऑक्सफोर्ड मैप में शुरू में ही लाइफ ऑफ ए स्टार दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप कि तारे कौन कौन सी स्टेज होती हैं। मैंने यहाँ थोड़ी चर्चा की है। मेरा विषय जो है ब्लैक होल है, तो सभी तारे मरने के बाद ब्लैक होल नहीं बनते, कुछ ही बन पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने बताया कि जिस तारे का वॉल्यूम, जिस तारे का वॉल्यूम सूर्य के वॉल्यूम से लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, इतना गुना अधिक होगा, वही तारा मरने के बाद ब्लैक होल बनेगा, वरना तो नहीं, और नहीं बनेगा। तो इसलिए चंद्रशेखर को बड़ी उपलब्धि मिली इसके लिए। और जो लाइन खींची, जो एक ये डिवाइड रेखा है ब्लैक होल और मृत तारे के बीच की, इसे फिजिक्स ने नाम दिया, क्या नाम दिया, चंद्रशेखर रेखा, चंद्रशेखर लाइन। सवाल पूछेगा आपसे, चंद्रशेखर लाइन किस संबंधित है, तो ऑब्वियसली बात ब्लैक होल संबंधित है। तो मैंने यहाँ ब्लैक होल की बात की। फिर अभी कुछ दिन पहले 2018 में एक बड़े महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस एक्सपायर हुए थे। आप जानते हो, जो ना बोल पाते थे, ना चल पाते थे, ना सुन पाते थे, और उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया कंप्यूटर से। तो उन वैज्ञानिक ने भी ब्लैक होल बड़ा काम किया है, उनकी बुक्स ब्लैक होल पर हैं, तो ये बड़े काम ब्लैक होल पर हुए। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ब्लैक होल का घनत्व, डेंसिटी अधिक होती है, जिसके कारण उसका आकर्षण बल अधिक हो जाता है। और इस पर काम किसने किया, चंद्रशेखर ने। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी मैंने सारी कहानी सुनाई है आपको, तो मैं इन 3 क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे उन्हें। जैसे नंबर 1, ब्लैक होल के विषय में चंद्रशेखर ने बताया, चंद्रशेखर राव थे। नंबर 2, ब्लैक होल का घनत्व, डेंसिटी बहुत अधिक होती है। नंबर 3 क्वेश्चन, ब्लैक होल की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। ये कुछ क्वेश्चंस ब्लैक होल के हैं। और चौथा नोट कर लो आप,
सभी तारे ब्लैक होल नहीं होते या नहीं बनते। इसे नोट कर लें, सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। और नंबर तीसरा क्वेश्चन जो लिखा मैंने, ये सब लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा बोर्ड पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसे, ब्लैक होल की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। मैंने ये लिखा है। अब मुझे लगता है, देखिए बच्चों की फरमाइश अलग अलग हैं। क्लास बड़ी किया करो सर, 1.5-2 घंटे किया करो। मुझे लगता है ये किसी किसी की पसंद है, लोग ऊब जाएंगे। नंबर 2, क्लास छोटी ठीक है, 1 घंटे क्लास वेरी मच, कम से कम मन लगा पढ़ेगा, कुछ बात समझ में आएंगे उस क्लास की। और सोलर सिस्टम एक क्लास पूरा नहीं होने का इसमें, तो मुझे लगता है इसके लिए भी दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इस क्लास में इतना ही बस, और अगली क्लास में दूंगा दूसरी क्लास जो इससे अगली होगी, जिसमें मैं सभी ग्रहों की बात करूंगा, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो वो अगली क्लास में होगा। ठीक है।